तो आज का चैप्टर है डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब। तो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। शुरुआत करते हैं। देखो, पहला डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब के अंदर हम कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स की बात करें तो हम एक्सरे ट्यूब से ही शुरुआत करते हैं। ये इस तरीके की एक्सरे ट्यूब तुम्हें देखने को मिलती है, एक नॉर्मल डायग्राम जो मिलता है। हम बाहर से अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, है ना। बाहर है लेड केसिंग। लेड केसिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? ट्यूब हाउसिंग। ठीक है, ट्यूब हाउसिंग के नाम से भी जानते हैं। सबसे बाहर वाला हिस्सा है ना, तो जैसे कि एक कमरा है तो उस पूरा का पूरा क्या होगा, वो घर होगा, है ना। तो ये बाहर वाला हिस्सा जो होगा उसको हम हाउसिंग बोल रहे हैं, सबसे आउटर मोस्ट हिस्सा। ठीक है, अगर पूछा जाए किस मटेरियल का बना होता है तो ये लेड का बना हो सकता है, या फिर लेड लाइन स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टील का हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का, या फिर एल्यूमिनियम, है ना। लेड लाइन, एल्यूमिनियम, इन सब मटेरियल का ये आउटर मोस्ट जो ट्यूब हाउसिंग है ये बनी होती है। ये सब हम पढ़ेंगे आगे। सेकंड चीज देखें तो जैसे बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू करते हैं तो लेड लाइन, ये जो केसिंग है, इसी के अंदर एक, इसी की कवरिंग में क्या होता है, यहाँ पे ऑयल फील्ड होगा, है ना। इसके अंदर क्या फील्ड होगा? ऑयल, इसके अंदर, है ना। ऑयल का काम क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल फॉर हीट कंडक्शन। ठीक है, बेटर टर्म होगा अगर हम बोले हीट डिसिपेशन, DISSIPATION। ठीक है, हीट डिसिपेशन। डिसिपेशन का मतलब क्या होता है? हीट का फैलना। तो ये जो ऑयल है वो फील्ड कहाँ होता है? जस्ट ये आउटर केसिंग है, उसी की पेरिफेरी पे ये फील्ड होगा, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, पूरी एक्सरे ट्यूब पे, है ना, पूरे जो ये कवरिंग है इसके अंदर। भाई हीट कंडक्शन की जरूरत क्या है, हीट डिसिपेशन की जरूरत क्या है? जैसे कि एक्सरे ट्यूब गर्म होती है टाइम के साथ, तो वहां पे हीट डिसिपेशन होगा, मतलब होना चाहिए, अदरवाइज कूलिंग नहीं होगी, हीट फैलेगी नहीं, तो एक जगह हीट इकट्ठा होकर एक्सरे ट्यूब खराब हो जाएगी। ठीक है, इससे और थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं। हमने सबसे पहले बाहर की देखी लेड केसिंग, इसको हमने क्या बोला? ट्यूब हाउसिंग भी बोला। ट्यूब हाउसिंग या फिर लेड केसिंग, दोनों का मतलब क्या है? सेम। ठीक है, ट्यूब हाउसिंग। और इसके जस्ट हमने अंदर की तरफ देखा ऑयल फॉर हीट कंडक्शन, ये होता है। इससे और अंदर की तरफ आए तो लिखा हुआ है ग्लास एनवेलप कंटेनिंग वैक्यूम। तो ये ग्लास का बना हुआ है ना, कहीं कहीं पे एनवेलप लिखा हुआ मिलेगा, या कहीं पे अगर लिखा हुआ मिले एनक्लोजर, ENCLOSURE। ठीक है, तो उसका मतलब भी सेम होगा, ENCLOSURE, एनक्लोजर। एनक्लोजर का मतलब भी सेम होगा। ठीक है, तो ग्लास एनवलप यानी कि ग्लास एनक्लोजर, ये जस्ट जो एनोड कैथोड है उसके ऊपर की कवरिंग होती है। इसी के अंदर हमारे एनोड कैथोड होते हैं ग्लास एनवलप के अंदर। इसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है कंटेन वैक्यूम। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कंटेन वैक्यूम। कहने का मतलब क्या है, अभी के टाइम पे जो एक्सरे ट्यूब है उनके अंदर गैस नहीं फील्ड होती है ना, इसके अंदर गैस नहीं होगी। इसके अंदर क्या फील्ड होगा? मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? सिर्फ वैक्यूम। तो इतना हमें समझ में आया। अच्छा, ग्लास अभी के टाइम पे एक्सरे अगर मैं बोलूं तो ग्लास की जगह पे हटा के मेटल एनवलप हम यूज करते हैं। पहले यूज करा जाता था पायरेक्स ग्लास, नाम सुना होगा। अभी के टाइम पे मेटल यूज करा जाता है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे क्यों करा जाता है, कैसे करा जाता है। फिर इसके अंदर वैक्यूम देखी हमने, वैक्यूम होती है। इसके बाद पार्ट देखें तो यहाँ पे एक कैथोड है, कैथोड के अंदर ये फिलामेंट कैसा दिखाया हुआ है, फिलामेंट इस तरीके से। और साइड में फोकसिंग कप है। फोकसिंग कप का काम देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन को फोकस करने का होता है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराती है तो इसमें से एक्सरे बीम निकलती है। पूरा प्रॉपर अच्छे से समझेंगे अभी हम। बस एक बेसिक एक्सरे ट्यूब देखी हमने क्या क्या होती है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो ये जो ग्लास एनवलप है इसी के अंदर हमारी दो इलेक्ट्रोड होती है ना, कैथोड और एनोड, दोनों को मिला के हम क्या बोलते थे? दो इलेक्ट्रोड हो गई, है ना, डायोड हो गई। तो वापस से आते हैं पहली शीट पे।
क्या लिखा हुआ था उसको पढ़ते हैं कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाय एनर्जी कन्वर्जन। पहले तो एक्सरेज एनर्जी कन्वर्जन की प्रोडक्शन, मतलब एनर्जी कन्वर्जन से प्रोड्यूस होती है। कहने का मतलब क्या है, इस तरफ हमने अभी एनोड देखा था, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे निकल के, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं, टकराते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन होता है। एनर्जी कन्वर्जन किस तरीके से होगा, वहां पर डी एक्सिलरेशन होता है ना। प्रॉपर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसके अंदर कैसे फॉर्मेशन होते हैं वो नहीं, बट एक लाइन दी हुई है तो इसको हम समझ लेते हैं कि डी एक्सिलरेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जाके टकराने के बाद इसकी स्पीड धीमी हो जाती है ना, एक्सीलरेशन कम हो जाता है, ब्रेक लग जाते हैं यहाँ पे जाके, और यहाँ से एक्सरेज निकलती है ना, एनोड से एक्सरे निकलती है, अगर पूछे तो एनोड से एक्सरेज निकलती है। इधर कैथोड था, इधर एनोड था, ठीक है। इन सब चीज़ों को अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट एक बेसिक सा पॉइंट ये दिया हुआ था, डीएक्सिलेशन होगा और कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का डीएक्सिलेशन होगा टारगेट एनोड पे, तब एक्सरेज का प्रोडक्शन हो जाएगा। इस तरीके से एक्सरे प्रोड्यूस होती है। एक पॉइंट दे दिया, बेटर समझ में आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लास एनक्लोजर, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर ही है एक्सरे का फॉर्मेशन, है ना, इसके बाद हम वही पढ़ेंगे कैसे एक्सरे फॉर्म होती है, कैरेक्टरिस्टिक, ब्रोमोस्टर्न, ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइम पे। फिर हमने पढ़ा था ग्लास एनक्लोजर, इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, या फिर ग्लास एनक्लोजर नहीं तो होगा, या फिर एनवेलप लिखा होगा, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होगा। इसके अंदर मैंने दो इलेक्ट्रोड बताई थी, कौन कौन सी इलेक्ट्रोड थी, इस तरफ कैथोड, इस तरफ एनोड, ठीक है, ये दोनों किसके अंदर थी, ग्लास एनक्लोजर के अंदर। और ये किसके अंदर थी, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जब हम पूरी एयर निकाल लेते हैं तो उसको बोला जाता है वैक्यूम। वैक्यूम की जरूरत क्यों पड़ी, अच्छा, शुरुआत में जो एक्सरे ट्यूब बनाई गई थी ना, उसके अंदर वैक्यूम नहीं था, है ना, उसके अंदर क्या थी, गैस फील्ड थी। शुरुआत में अर्लियर जो हमने एक्सरे ट्यूब यूज करी वो कैसी थी, गैस फील्ड, और उस एक्सरे ट्यूब का नाम था क्रूक्स ट्यूब। बट इसके साथ दिक्कत ये थी कि भाई अगर गैस फील्ड होगी, मान लेते हैं कि भाई एक्सरे ट्यूब थी और एक्सरे ट्यूब के बीच में, जैसे यहाँ पे बना के देखते हैं, ठीक है, ये एक्सरे ट्यूब है इस तरीके से, इस तरफ एनोड हो गया। अगर यहाँ पे गैस के पार्टिकल होंगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये सीधा इनसे टकराएंगे, इनसे टकराने के बाद और आयनाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर निकलेंगे, तो हमें अदर डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो गैस सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, है ना, इसमें से जब टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे गैस में से, तो सिर्फ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और उनकी हमें जरूरत नहीं है। तो गैस ना ही हो तो बेहतर है। तो शुरुआत वाली जो एक्सरे ट्यूब थी उसके अंदर तो गैस थी, उसको हम क्रूक्स ट्यूब बोलते हैं, और अभी के टाइम पे कोई भी गैस फील्ड एक्सरे ट्यूब नहीं है ना, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब जितनी भी है उन सभी के अंदर वैक्यूम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और नाम क्या है, कोलिस ट्यूब, जिसके अंदर वैक्यूम आया उसका नाम क्या है, कोलिस ट्यूब। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि एनवलप जो है, मेटल एनवलप प्रेजेंट टाइम पे बनाया जाता है, ठीक है, अर्लियर किसका बना होता था, ग्लास का, ठीक है, अर्लियर किसका बना होगा, ग्लास का। ये चीज ध्यान रखनी है, इसके ऊपर एम्स में क्वेश्चन आया था, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना, मैं दिखाऊंगा एम्स में क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। वैसे अभी के टाइम पे मेटल सबसे ज्यादा प्रीफर करा जाता है, और कहीं कहीं पे मेटल और सिरामिक, है ना, दोनों ही। प्रोटेक्टिव हाउसिंग, प्रोटेक्टिव हाउसिंग किसको बोल रहे हैं, उसी को, किसको, ट्यूब हाउसिंग बताया था, सबसे बाहर वाली कवरिंग थी ट्यूब हाउसिंग, ठीक है, या फिर लेड हाउसिंग, लेड केसिंग, एक सेकेंड, हाँ, लेड केसिंग, तीनों का मतलब सेम है, ट्यूब हाउसिंग बोल लो, प्रोटेक्टिव हाउसिंग बोल लो, लेड केसिंग बोल लो, तीनों का मतलब क्या होगा, सेम, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। क्यों हमने वो जो बाहर कवरिंग थी उसकी जरूरत क्या है, पहला तो गार्ड अगेंस्ट एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर एंड इलेक्ट्रिक शॉक। एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि इधर उधर से भाई उसमें स्कैटर लीकेज जो रेडिएशन रहती है उनसे बचाएगा एक्सरे ट्यूब जो होगी, ठीक है। उसके अंदर जो ये शील्डिंग होगी बाहर वाली, है ना, इसके ऊपर जो कवरिंग होगी ये है
लेड की। तो जो भी मान लो इधर उधर एक्सरेज निकल जाती है ना, उसको हम लीकेज बोलते हैं, तो वो यहाँ पे जाके रुक जाएंगी शील्डिंग पे, है ना, प्रोटेक्टिव हाउसिंग पे। तो ये एक्सेसिव एक्सपोजर से भी बचाएगा, रेडिएशन एक्सपोजर से भी, और इलेक्ट्रिकल शॉक से भी, शॉक भी नहीं लगने देता है। ठीक है, एक डायग्राम और दिखा देता हूँ इसी बीच तुम्हें एक्सी ट्यूब का, ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये है, ये रोटेटिंग एनोड साथ में आ गई। तो इसमें दिखा रखा है, देखो, लेड हाउसिंग, एक सेकेंड, लेड हाउसिंग। ठीक है, ये जो रेड कलर का दिखा रखा है सारा लेड हाउसिंग है। ठीक है, कौन सा, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये लेड हाउसिंग होगी। इसके अंदर देखोगे एनवलप दिखा रखा है, ये एनवलप के अंदर हमारी एनोड कैथोड है। जो लेड हाउसिंग है वो हमें किससे बचा रहा है, लिखा हुआ है लीकेज रेडिएशन, है ना, इससे बचा रहा है जितना हो सकता है। अगर उससे भी निकल जाती है ना, तो फिर वो हमारे रहता है कि भाई लीकेज रेडिएशन कितनी परसेंटेज रहती है, क्वेश्चन भी आता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसका डायग्राम होता है लेड का। बीच में विंडो दिखा रखी है यहाँ पे, इसमें से एक्सेस निकलती हैं। मेन जो प्राइमरी एक्सेस होती है वो नीचे से ही निकलेंगी, है ना, जो इधर उधर से निकलती हैं वो सभी सेकेंडरी में आ जाती है, लीकेज भी सेकेंड रेडिएशन के अंदर आता है। प्रोटेक्टिव हाउसिंग पे आते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर एक्सरे ट्यूब। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, भाई लेड है, हैवी है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या है, एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा ना। प्रोटेक्ट ट्यूब फ्रॉम डैमेज, जब मैकेनिकल सपोर्ट होगा तो डैमेज से भी एक्सरे ट्यूब बचेगी। ठीक है, मेड अप ऑफ लेड, किसकी बनी होती है, लेड की बनी होती है। ठीक है, और भी मटेरियल है, स्टेनलेस स्टील भी बताया मैंने। ठीक है, स्टील और एल्यूमिनियम। ठीक है, इन मटेरियल की भी लेड लाइंड होता है दोनों के ऊपर, स्टील और एल्यूमिनियम पे भी, बट ये सब चीज़ें हैं, इनसे बनी होती है, ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ये हमने अच्छे से एक्सरे ट्यूब के बारे में देखा। अब आगे आता है जो ऑयल था, सबसे बाहर की तरफ हमने ऑयल देखा था। तो पहले तो ऑयल, अगर हम पूछूं ऑयल किसका बना होता है ना, वो मिनरल ऑयल होता है ना। कौन सा ऑयल होता है, मिनरल ऑयल। इसका मेन काम क्या बताया था मैंने तुम्हें, कि डिसिपेट करता है, हीट डिसिपेशन का काम करता है, एज द थर्मल कुशन, एक्ट एज ए थर्मल कुशन टू डिसिपेट हीट। मतलब एक तरीके से कुशन के तरीके से काम करेगा, जो कि उसको सेफ बनाए रखेगा ऑयल। ठीक है, सर्व एज इंसुलेटर, ऊपर वाला पॉइंट देखते हैं, अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से भी ये बचाता है ऑयल। ठीक है, ये तो दो मेन काम हो गए इसके ऑयल के, और तो कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है भाई, किसका बना होता है, मिनरल का, ये हमने लिख लिया। पहला पॉइंट, सर्व एज इंसुलेटर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल शॉक, ये हमने पढ़ लिया कि भाई इलेक्ट्रिकल शॉक से भी बचाता है। और मेन काम जो प्रोबेबिलिटी अगर पूछ सकता है तो थर्मल कुशन की तरह काम करेगा, मतलब सेफ, एक तरीके से हीट जो है वो एक्सीड नहीं करने देगा, फैलाएगा हीट को पूरी को। अगर एक जगह हीट इकट्ठा होगी एनोड के पास में, तो वो एक्सी ट्यूब खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उसको थोड़ा फैला देता है। पार्ट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब के पार्ट्स कौन कौन से थे, मेन अगर बात करें, कैथोड है, एनोड है, ग्लास एनक्लोजर है, ट्यूब हाउसिंग है। तो शुरुआत करते हैं कैथोड से। एम्स में क्वेश्चन पूछा था कौन सा टर्मिनल है, इस तरीके से क्वेश्चन, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन भी पूछे थे कभी कभार। तो नेगेटिव टर्मिनल होगा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड ही है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, इस तरफ था राइट, जब हमने देखा था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। जरूरी नहीं राइट पे, जिधर तरफ हो सकता है तुम एक्सी ट्यूब रखो, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कैथोड वाला हिस्सा है, फिलामेंट वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इसके अंदर कैथोड जो है, इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो फिलामेंट, एक कनेक्टिंग वायर्स, और एक फोकसिंग कप। ठीक है, ये मेन तीन पार्ट है। फिलामेंट के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिंग वायर जो होंगे, कनेक्टिंग वायर के कहने का मतलब क्या है, देखो, जैसे ये इस तरफ हमने मान लिया कैथोड,
तो कैथोड को जो करंट सप्लाई होगी, कैथोड के अंदर एक करंट जाता है जिसको हम फिलामेंट करंट बोलते हैं, तो करंट जो सप्लाई होगी वो वायर से ही तो होगी, कुछ ना कुछ वायर्स कनेक्टेड होंगे ना, वोल्टेज और करंट जो होगी। तो जो सप्लाई होगी यहाँ पे वोल्टेज और करंट, तो वायर से होगी, तो कनेक्टिंग वायर से, तो उनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर जिनसे सप्लाई होगी। अब वोल्टेज कितनी सप्लाई करी जाती है और करंट कितना सप्लाई करा जाता है ना। देखो वोल्टेज है एवरेज 10 वोल्ट, बुश ओम के अंदर दी हुई है 12 वोल्ट, और ये हमने एवरेज किसकी लिखी है, एक्सटेंशन की, ठीक है। तो 10 या 12 इतनी वोल्टेज इसमें यूज करी जाती है, ठीक है। अगर हम करंट की बात करें, करंट कितना यूज करा जाता है, 3 to 5 एम्पियर, ये दे रखा है एक्सटेंशन में, बुशोंग में 5 to 8 एम्पियर, और बुशबर्ग में 7 एम्पियर, ठीक है। ये रेंज है। अब इसको याद सीधा सिंपली याद रख सकते हो भाई क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। जैसे सबसे एडवांस बुक है, अगर कोई अच्छा एग्जाम आता है, पुराना कोई एग्जाम है, मतलब जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें ज्यादा नहीं पूछता है, अगर उसमें पूछा तो हो सकता है कि एक्सटेंशन की वैल्यू वो 3 to 5 एम्पियर दे, ठीक है। और अगर एम्स वगैरह में पूछेगा तो वो थोड़ा एडवांसमेंट पे जाता है ना, तो बुशबर्ग को पिक करता है। मतलब अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है या फिर कोई किसी पे डाउट है कि कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं, तो सबसे एडवांस जो बुक है वो बुशबर्ग है ना, बुशबर्ग से देख सकते हो। तो 7 एम्पियर इसकी वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू एक्सटेंशन 3 to 5 एम्पियर, बुशबर्ग के अकॉर्डिंग 7 एम्पियर। क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें आइडिया लग जाएगा क्या लगाना है क्या नहीं, ठीक है। तो वायर्स पे वोल्टेज कितनी जाएगी और करंट कितना जाएगा, भाई दोनों की जरूरत पड़ती है। वोल्टेज मैंने बताया 10 या 12 और करंट 3 से लगभग 8 की रेंज मान लेते हैं टोटल, तो ये तीनों ही कवर हो जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ एक्सरेज, भाई एक्सरे कितने होंगे वो तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कितने, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही ज्यादा एनोड पे टकराएंगे, उतनी ही ज्यादा एक्सरेज निकलेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। The number of X-rays is directly proportional to number of electron from the cathode. अब एक नाम हो रहा है यहाँ पे ट्यूब करंट, ठीक है। इसी बीच में अब हम दो चीजों में डिफरेंस देखेंगे कि ट्यूब करंट और फिलामेंट करंट, है ना। ये दोनों नाम काफी सुने होंगे, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, इसके बारे में देखेंगे हम। तो एक्सरे ट्यूब करंट के बारे में लिखा हुआ है, मेजर किस में करा जाता है, मिली एम्पियर में, ठीक है। किस में मेजर करते हैं, मिली एम्पियर में। जबकि जो फिलामेंट करंट था जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, फिलामेंट को जो सप्लाई करे थे वो कितने में था, 3 to 5 एम्पियर दिया हुआ था, तो वो एम्पियर में था, ये मिली एम्पियर में। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, मिली एम्पियर यूनिट किसकी है, ट्यूब करंट की। ट्यूब करंट होता क्या है इसको पहले तसल्ली से समझते हैं। देखो ये वाला जो 3 to 5 एम्पियर है, ये कौन सा करंट है पहले ये बताओ। तो ये है फिलामेंट करंट, है ना। ये कौन सा है, फिलामेंट करंट। ये हमें समझ में आ गया क्योंकि फिलामेंट में सप्लाई दिया जा रहा है वायर से, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं और यहां तक जा रहे हैं, एनोड तक जा रहे हैं, टारगेट तक, तो कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा इस बीच में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं, तो भाई जो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाय जितना टाइम लग रहा होगा उनका टाइम हो गया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम। तो इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, तो चार्ज डिवाइड बाय टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम किसका फॉर्मूला होता है, करंट का। I इक्वल्स टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक करंट फ्लो करता है, जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ ही हम बात करें, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इधर, तो यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा ना। करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम, है ना, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो ये जहाँ जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं आगे की तरफ, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गया, करंट बन गया, क्योंकि टाइम भी होगा। तो इस करंट को बोलते हैं ट्यूब करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं, ट्यूब करंट। तो दोनों में समझ हमें डिफरेंस समझ में आएगा भाई। एक करंट तो है जो कि फिलामेंट के ऊपर सप्लाइड है ना, 3 to 5 एम्पियर, और एक करंट है जो कि
बीचों बीच है, तो जो बीच में है एक्सिलरी ट्यूब के वो तो है ट्यूब करंट, और जो फिलामेंट के ऊपर है वो है फिलामेंट करंट। ठीक है, दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यूनिट में क्या डिफरेंस है, जो ट्यूब करंट है, सॉरी फिलामेंट करंट है वो एम्पियर में होता है, और जो ट्यूब करंट है वो मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर में इसकी रेंज कितनी होती है, 1 से लेके 1000 मिली एम्पियर। ठीक है, जबकि उसकी 3 to 5 या फिर 3 to 8 है। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, एक्सरे ट्यूब करंट 1 to 1000 मिली एम्पियर refers to number of electron flowing per second from filament to the target। वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी बताई थी भाई। ट्यूब करंट कौन सा होगा, ट्यूब करंट होगा रेफर्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम फ्रॉम फिलामेंट टू द टारगेट। तो इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम, तो ये क्या हो गया, ट्यूब करंट। तो इसी की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट शीट पे आते हैं। यहाँ पे अलग से मैंने समझाया हुआ है इस पे, देखो है ना, कि बीचों बीच करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या, वो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो चार्ज क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू हो गया ट्यूब करंट। ठीक है, तो बीच वाला हमारा हो गया ट्यूब करंट, ऊपर जो सप्लाइड था वो था फिलामेंट करंट। ये तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर इसमें मैंने बताया था कि ये जो केसिंग दिख रही है तुम्हें, है ना, ये क्या है, ग्लास एनक्लोजर या फिर मेटेलिक एनक्लोजर या फिर सिरामिक एनक्लोजर, है ना, इन तीनों का बना होता है। पहले ग्लास का बना होता था और अभी मेटल या फिर सिरामिक या फिर मेनली मेटल का बनता है सबसे एडवांस में। ठीक है, ट्यूब हाउसिंग जो बाहर वाली हिस्सा है वो लेड का बना होता है या फिर लेड लाइट स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम, है ना, ये मैंने काफी बार बता दी है चीजें। तो इनको अलग अलग से भी बनाया हुआ है ताकि समझ में आए क्या फिलामेंट, क्या ट्यूब हाउसिंग होती है, क्या केसिंग होती है। सबसे बाहर वाला हिस्सा हाउस घर की तरह, और अंदर की तरफ जो है वो एनक्लोजर। जो फिलामेंट था वो किसका बना होता है, मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बने होने की साथ में इसमें एक प्रॉपर्टी आती है कि भाई ये थर्मियोनिक एमिशन शो करता है। कौन, टंगस्टन वायर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है थर्मियोनिक एमिशन पे। तो नाम से समझ में आ रहा है ना, एक एक करके पढ़े तो पहले तो थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी। आयनिक का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस चार्ज में टूट जाना, है ना, आयनाइजेशन हो जाना। और एमिशन का मतलब क्या होता है, निकलना। तो इसका मतलब है हीट एनर्जी की मदद से आयनाइजेशन होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिलामेंट आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल एनर्जी, यही बात लिखी हुई है कि इसमें क्या होगा, एमिशन होगा, निकलना होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम फिलामेंट, फिलामेंट से निकलेंगे। कब निकलेंगे, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल एनर्जी यानी कि हीट। ठीक है, थर्मल एनर्जी कौन सी हीट एनर्जी होती है, हीट वाली। नेक्स्ट पे आते हैं कि एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्पाइरल डायमीटर होता है फिलामेंट का वो कितना होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं फिलामेंट इस तरीके से तो होगा फिलामेंट, है ना, स्पाइरल फॉर्म में। तो जितनी डिस्टेंस पे ये कर्व ले रहा है, एक सर्कल के ऊपर कर्व ले रहा है, तो ये जो होगा इसका डायमीटर हो जाएगा, स्पाइरल डायमीटर जितने पे टर्न ले रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक इतने हिस्से पर टर्न ले रहा है। तो स्पाइरल डायमीटर कितना होता है, 2 मिलीमीटर। स्पाइरल डायमीटर कितना होता है, 2 मिलीमीटर। अब स्पाइरल डायमीटर समझ में आ गया हमें। जो वायर है उसकी भी तो कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो ये जो वायर अभी हमने बनाया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनाया, तो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी ना, मोटाई होगी। ये जो थिकनेस है, तो ये जो थिकनेस है ये कितनी होती है ना, ये होती है, इधर लिखी हुई है वायर के डायमीटर की, है ना, 0.2, यानी कि जो 2 mm थी उसका 10th हिस्सा, है ना। जो स्पाइरल डायमीटर था वो तो बड़ा था, 2 mm था कंपैरेटिव, है ना, और ये है 0.2 mm। और जो लंबाई है, जो लेंथ है वायर की, कितना लंबा होगा, तो आंसर होगा 1 सेंटीमीटर। कितना लंबा होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी।
पहला तो हमने पढ़ा ट्यूब हाउसिंग, भारी वाला हिस्सा, उसके बाद एनवलप पढ़ा, कैथोड पढ़ा, कैथोड के अंदर फोकसिंग कप है और फिलामेंट है, और साथ में जो बीचों बीच हमने वायर्स देखे थे ना, कनेक्टिंग वायर्स के अंदर कौन कौन से होते, क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर्स के अंदर वोल्टेज सप्लाई थी 10 to 12, और जो करंट जो था, फिलामेंट करंट था, वो तो एम्पियर में था, उसकी वैल्यू कितनी थी 3 से 5, है ना, और एक अप टू 7, और एक 8 तक भी थी, है ना, तो लगभग 3 to 8 की रेंज हमने मान ली एम्पियर। ठीक, इतना होता है फिलामेंट करंट। हमने ऑयल भी देखा, ऑयल का काम क्या था, हीट डिसिपेट करना, डिसिपेट का मतलब होता है फैला देना, और ऑयल किसका बना होता है, मिनरल ऑयल का। ठीक है, एडिशन इफेक्ट। अब देखो, दो नाम तुमने सुने होंगे काफी बार, एक एडिशन इफेक्ट और एक सुना होगा स्पेस चार्ज इफेक्ट। स्पेस चार्ज इफेक्ट, दोनों फिर डिफरेंस क्या होता है भाई, क्या दोनों सेम होते हैं? तो आंसर है नहीं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एडिशन इफेक्ट किसको बोलते हैं? एडिशन इफेक्ट बोलते हैं हम जब फिलामेंट है, फिलामेंट से, ये फिलामेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तुम्हें पता है सभी को। तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो शुरुआत में जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो अगर कम वोल्टेज होती है तो ये आगे नहीं बढ़ पाते, है ना, ये इकट्ठा हो जाते हैं। कम वोल्टेज होगी तो आगे नहीं बढ़ पाते, ये इकट्ठा रहते हैं, है ना। कम वोल्टेज होने पे क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वोल्टेज की वजह से ही इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्रिएट होता है। अगर तुम ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तभी इलेक्ट्रॉन को धक्का लगता है ना, आगे की तरफ मूव करता है। ये चीज समझना, इसके बारे में बताऊंगा अभी आगे, कि इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करते हैं जब वोल्टेज होता है, विदाउट वोल्टेज इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेंगे ना, डिफरेंस की वजह से। मान लो शुरुआत में वोल्टेज नहीं है, कम वोल्टेज है, या बिल्कुल कम है, 10 20 30 वोल्टेज है का डिफरेंस है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी जगह पे इकट्ठा रहेंगे, और ये कैसे लग रहे हैं, जैसे क्लाउड बन गया हो ना, जैसे बादल बन गया हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन इफेक्ट बोलते हैं, जब यहाँ पे क्लाउड जैसे, बादल जैसे एक एरिया में इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसके आगे जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले होंगे ना, उनके लिए रास्ता ही नहीं होगा, ये आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है, जब ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर एनोड से भी नहीं टकराएंगे। अगर ये रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे और एनोड से भी नहीं टकराएंगे, और एनोड से नहीं टकराएंगे तो एक्सरे नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो चार्ज बना या जो क्लाउड बना, ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन करता है ना। रेस्ट्रिक्शन का मतलब रुकावट पैदा करता है, और इस रुकावट को, ये जो इस स्पेस चार्ज की वजह से, ये जो क्लाउड की वजह से बनी है, इसको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। ठीक है, लिखा हुआ है टेंडेंसी ऑफ स्पेस चार्ज टू लिमिट द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेस चार्ज की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को रोक के रखना है ना, तो इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। यानी कि क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? एडिशन इफेक्ट तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के निकलना है ना, और क्लाउड बनने को बोलते हैं, जबकि उसकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शन होता है उसको बोला जाता है स्पेस चार्ज इफेक्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फिलामेंट इज केप्ट वार्म बाय, तुमने देखा होगा कि जो फिलामेंट गर्म करा जाता है, पहले एक स्टैंड बाय, जैसे हम बटन दबाते हैं, एक्सपोजर का जो बटन होगा, ठीक है, उसमें एक्सपोजर करते हुए एक जो ऊपर बटन होता है, इस तरीके से बटन होगा ना एक्सपोजर का, तो ये जो ऊपर वाला बटन है, जब इसको हम प्रेस करते हैं, फिर ये वाला बटन प्रेस होता है ना, ये वाला। तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो ये स्टैंड बाय करंट में चला जाता है ना, मशीन टर्न ऑन हो जाती है, थोड़ा सा हीट होना शुरू होगा, और जैसे ही तुम इस वाले बटन को दबाते हो, दूसरे वाले को, एक्सपोजर हो जाता है। तो ऊपर वाला जो छोटा सा बटन होता है, ये क्या होता है, एक तरीके से स्टैंड बाय करंट पे होता है, जिसमें कि फिलामेंट हीट होगा, उसके बाद एक्सपोजर होगा। टंगस्टन फिलामेंट एटलीस्ट 2200 शुड बी हीटेड, है ना। अगर मुझे एक्सरेज निकालनी है तो कम से कम भी तो 2200 डिग्री सेल्सियस मुझे उसको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन है भाई। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, कितने पे जाके खराब होगा ये, पिघलेगा 3700, मतलब 3370। तो इससे तो काफी कंपैरिजन में ठीक है कि भाई इतने डिग्री पे हमारा एक्सपोजर हो जाएगा,
जो टंगस्टन वायर होता है कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर क्वाइट स्टोन ना, थिन वायर और क्वाइट स्टोन, पतले पतले तार में बनाया जा सकता है। अगर तुमने बल्ब के अंदर भी देखा होगा, 0 वोल्ट का बल्ब आता है, 0 वोल्ट नहीं, अब उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो है ना, उसके अंदर जो बल्ब होगा तो उसके अंदर जो ये फिलामेंट होता है ये भी बहुत थिन होता है। तो बहुत थिन और स्ट्रॉन्ग मटेरियल है टंगस्टन, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। हैज लिटिल टेंडेंसी टू वेपोराइज, इसका मतलब क्या है कि इसकी काफी कम टेंडेंसी होती है कि ये भाप बन के उड़े, यानी कि डिग्रेड कम होगा, है ना, खत्म कम होगा, डेटोरेट कम होगा, टाइम लंबे टाइम तक चल जाएगा। तो अगर वेपराइज कम होगा तो आंसर होगा लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी हो जाएगी, है ना। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि लाइफ जो है वो थोड़ी ज्यादा बेटर चल जाएगी, एक्से ट्यूब जल्दी खराब नहीं होगी। स्पेस चार्ज क्या हुआ था, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज एज द फिलामेंट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्पेस चार्ज। इलेक्ट्रॉन का इकट्ठा होना स्पेस चार्ज था, एडिशन इफेक्ट था। बट स्पेस चार्ज इफेक्ट किसको बोलते हैं, जब वो लिमिट करने लगे, है ना, टेंडेंसी टू स्पेस चार्ज टू लिमिट द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इसमें पॉइंट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट जो होगा वो किधर से किधर होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सिर्फ नॉर्मल करंट की बात करते हैं, है ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट। ठीक है, वो एनोड से कैथोड हो जाएगी। अब आते हैं साइज एंड शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम। जो कैथोड होता है उससे इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो भाई इलेक्ट्रॉन है, इसकी बीम जैसी निकलेगी, काफी सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये कितनी मोटी बीम होगी, है ना, या इसका क्या शेप रहेगी, क्या साइज रहेगा, तो वो सब तो डिपेंड करेगा पहले तो डायमेंशन ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट कितना बड़ा लिया है, जितना ज़्यादा बड़ा फिलामेंट होगा, डायमेंशन होगी, साइड होंगी उसकी, तो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उसकी ज़्यादा साइज और शेप चेंज होगी इलेक्ट्रॉन बीम की। दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ फोकसिंग कप। फोकसिंग कप कैसा लगाया हुआ है, फिलामेंट के ऊपर फोकसिंग कप लगाया जाता है ना, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, फोकसिंग कप लगाया जाता है, इस तरीके से ऊपर और नीचे साइड बाय साइड। ठीक है, कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी करी गई है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, लास्ट पोजीशन, इसको रखा कहाँ जाता है, थोड़ा आगे की तरफ रखेंगे, है ना, या पीछे की तरफ रखेंगे। तो फोकसिंग कप का काम क्या होता है, वैसे फोकस करने का काम होता है इलेक्ट्रॉन को। क्यों होता है फोकस करने का काम, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हम पढ़ेंगे अभी आगे। फिलामेंट मतलब अलग से हमने फोकसिंग कप पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है स्टीरियोस्कोपिक एंजियोग्राफिक ट्यूब। स्टीरियोस्कोपिक एंजियोग्राफिक ट्यूब, ये जो है इस पे काफी रेयर कभी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, बट लिखा हुआ है तो इसको हम कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं। छोटा सा है, निपटाते हैं। देखो, स्पीकर होता है ना, स्पीकर के अंदर दो ऐसे ऐसे स्पीकर लगे होते हैं ना, तुमने देखे होंगे। तो स्टीरियो का मतलब होता है टू। तो जो स्पीकर होते हैं उसमें जिसमें दो वो रहते हैं स्पीकर, है ना, उसको बोला जाता है स्टीरियो। तो वहां से तो स्टीरियो टर्म आ गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर दो फोकल स्पॉट होंगे, है ना, साइड बाय साइड। इस एक्सरे ट्यूब के अंदर ये जो ट्यूब होगी स्टीरियोस्कोपिक एंजियोग्राफी ट्यूब, इसके अंदर दो फोकल स्पॉट होंगे। फोकल स्पॉट किसको बोलते हैं, एनोड के अंदर वाला पार्ट होता है ना जिसपे एक्सरेज निकलती हैं, फोकल स्पॉट से एक्सरेज निकलती हैं। तो इसमें एक फोकल स्पॉट ना होके दो हो गए। क्यों ऐसा बनाने की जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि एंजियोग्राफी के अंदर हमें रैपिड एक्सपोजर चाहिए होता है ना, बहुत तेज एक्सपोजर चाहिए होता है, बहुत सारी इमेज लेते हैं हम कुछ ही टाइम के अंदर। तो उसमें एक फिलामेंट हीट ना हो, एक फोकल स्पॉट हीट ना हो, तो इस वजह से दो रख दिए। और साथ में और भी रीजन होता है, वो इमेज थोड़ी सी 3D नजर आती है जब अलग अलग डायरेक्शन पे होगा, एक्सरेज भी अलग अलग एंगल पे थोड़ी बहुत पड़ती है, तो इमेज भी बेटर मिलती है। ये पहले यूज करी जाती थी, स्टीरियोस्कोपिक एंजियोग्राफिक ट्यूब पहले यूज करती थी, अभी इसको हम नहीं यूज करते हैं। अभी तो काफी सारी एक्सी ट्यूब आ गई हैं, ठीक है, एडवांस। और पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड डीएसए वगैरह के हमारे आ गए हैं, जिनको हम बाद में इमेज बना लेते हैं, रोड मैप वगैरह हो गई, ये सब चीजें।
तो ये पहले यूज करी जाती थी, अभी नहीं यूज करते ना। स्टीरियो का मतलब क्या बताया, स्टीरियो का मतलब दो होता है ना, 2, 4 2। तो स्टीरियोस्कोपिक ग्राफिक ट्यूब के अंदर क्या होंगे, दो फोकल स्पॉट होंगे, दोनों फोकल स्पॉट साइड बाय साइड लगे होंगे। कब हम यूज करते हैं, जब रैपिड एक्सपोजर चाहिए होता है, हमें मल्टीपल प्रोजेक्शन चाहिए होता है तब। नेक्स्ट, टंगस्टन वेपोराइजेशन। ठीक है, टंगस्टन वेपोराइजेशन की अगर हम बात करें तो टंगस्टन वेपोराइजेशन क्या कर सकता है कि भाई एक्सरे ट्यूब जो होगी, मैं मान लेता हूँ ये एक्सरे ट्यूब है इस तरीके से, ठीक है, एक्सरे ट्यूब है। जब टंगस्टन का वेपोराइजेशन होगा, वही फिलामेंट है, यहाँ से जब वेपोराइजेशन होगा तो टंगस्टन ऊपर नीचे इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा ना, तो कोज डिपोजिशन ऑफ थिन कोटिंग। तो जब भी भाप बन के जाएगा तो इधर उधर इकट्ठा होगा, तो ग्लास वॉल के ऊपर वो इकट्ठा हो जाता है। ड्यू टू एजिंग, जैसे जैसे टाइम होगा एक्सरे ट्यूब और पुरानी होती चली जाती है। ट्यूब एक्वायर ए ब्रॉन्ज कलर, है ना, ये कलर कैसा आता है इसका, जब ये ऊपर चिपक जाता है तो साइड बाय साइड में, तो उसको हम ब्रॉन्ज कलर बोलते हैं, या फिर सनबर्न। दोनों का मतलब एक ही है ना, ब्रॉन्ज कलर बोल लो चाहे सनबर्न। तो ये होनी तो नहीं चाहिए, है ना, क्यों, क्योंकि टंगस्टन कोट ये जो आई है ऊपर, जिसकी वजह से ब्रॉन्ज कलर या सनबर्न कलर आ गया, ये दो काम करती है ना। दो काम क्या, फिल्टर द बीम, बीम को फिल्टर करेगी, ठीक है, चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ द बीम। फिल्टर कैसे करेगी भाई, जहां पे भी थिन कोटिंग होगी, है ना, मान लेते हैं किसी जगह पे इकट्ठा हो गया, तो वहां पे जब भी एक्सरे जाएंगी तो लो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और हाई एनर्जी वाली निकल जाएंगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। तो एक तो ये काम होगा, है ना, जहां पे भी इकट्ठा होगी वहां पे फिल्टर कर देगी, ठीक है। जैसे एक्सरे ट्यूब थी भाई, यहाँ पे इकट्ठा हो गई मान लेते हैं इस जगह पे, है ना, तो जब एक्सरे यहाँ से जा रही होंगी तो कुछ एक्सरेज तो यहीं रुक जाएंगी ऊपर ही, और हाई एनर्जी वाली निकलेंगी, तो ये फिल्टर कर देगी, जो कि फिलहाल हमें नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अनइवन फिल्ट्रेशन होगा। तो ये क्वालिटी चेंज हो जाएगी जब भी एनर्जी के अंदर चेंज आता है। अभी मैंने बताया था लो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, हाई एनर्जी पास हो गई, यानी कि एनर्जी में चेंज आ गया, तो क्वालिटी के अंदर चेंज आ जाता है। क्वालिटी का मतलब है एनर्जी, ठीक है, ये ध्यान रखना, हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ आर्सिंग, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ आर्सिंग का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, फूक जाना, तो वो फूक सकती है ना, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है जब टंगस्टन इकट्ठा हो जाता है तब। ये सब एलिमिनेट कब हुआ, ये सब इफेक्ट कम देखने को मिले जब हमने ग्लास की जगह पे मेटल ट्यूब लानी शुरू करी, है ना। तो मेटल ट्यूब जो होती है ये इन दोनों ही इफेक्ट को कहीं ना कहीं कम कर देती है, और एक्सरे ट्यूब हमारी लंबी चल जाती है। तो अभी के टाइम पे कौन सी ट्यूब होती है, मेटल वाली ट्यूब होती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एम्स में एक तो क्वेश्चन एक रैंडम है ना, ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं, बट इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एक्सरे ट्यूब सिस्टम, है ना, एक्सरे ट्यूब सिस्टम का कौन कौन सा इसमें से टाइप है ये बताना है। तो भाई पहले तो सीलिंग सपोर्ट सिस्टम, है ना, सीलिंग वाली एक एक्सरे ट्यूब आती है स्टेशनरी, सीलिंग से लगी होती है ना, उसी को हम आगे पीछे करते हैं पकड़ के कोलीमेट उसको, एक्सरे ट्यूब को। फ्लोर टू सीलिंग सपोर्ट सिस्टम एक ऐसी आती है जो फ्लोर से सीलिंग की तरफ जाती है ना, इस तरीके का सिस्टम आता है। और तीसरा है सी आर्म सिस्टम, सी आर्म वाली भी तुमने एक्सरे ट्यूब देखी होगी, ठीक है। तो ये तीनों ही एक्सरे ट्यूब होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बचाओ, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मॉडर्न एक्सरे ट्यूब मटेरियल ऑफ एनवलप एंड ट्यूब हाउसिंग रेस्पेक्टिवली। एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडर्न एक्सरे ट्यूब जो है, अभी के टाइम पे जो हम एक्सरे ट्यूब यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो एनवलप है वो, और जो ट्यूब हाउसिंग है वो, है ना, दोनों ही चीजें किस किस की बनी होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई एनवलप ग्लास का बना होता है, ट्यूब हाउसिंग ग्लास की बनी होती है। एनवलप ग्लास का बना होता है, ट्यूब हाउसिंग मेटल की बनी होती है।
या एनवलप मेटल का बना होता है, ट्यूब हाउसिंग ग्लास की बनी होती है, या फिर एनवलप और हाउसिंग दोनों ही मेटल की बनी होती है। तो आंसर क्या होगा इसका, अभी के टाइम पे दोनों ही मेटल की बनी होती है। ठीक है, पहले बनती थी ग्लास वगैरह की, अभी के टाइम पे मेटल की बनी होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एम्स के, ध्यान रखना, आगे गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर एक्सरेज टू ट्रेवल इट रिक्वायर्स, ऑप्शन है ए नो मीडियम रिक्वायर, बी प्रेजेंस ऑफ वाटर, सी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नन। तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा कोई भी मीडियम हमें नहीं चाहिए होता है ना, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज। ठीक है, ठीक से पढ़ो, बंडल ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उनको हम क्या बोलते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम, है ना, या फिर फोटोन, क्वांटम या फिर फोटोन, ये क्या होता है, बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट जो कैरी करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, क्वांटम, और ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस में हम मेजर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तब, तो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे चार्ज, तो चार्ज की जगह पे तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि वो किसका पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो पूछ रहा है, तो चार्ज की जगह मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया और वोल्टेज की जगह पे वोल्ट। तो अब देख दो इनमें से कौन सा है, आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी की यूनिट होती है, ध्यान रखना। लिखा हुआ है एनर्जी इज टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन रख दिया क्योंकि पूछा क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक के ऊपर ना। नेक्स्ट, एक्सरे बीम व्हेन फॉल ऑन बॉडी एक्ट एज, जब एक्सरे बीम बॉडी के ऊपर लगती है तो वो कैसे बिहेव करती है, रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट। ठीक है, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये तुमने तीनों ही सिनेरियो पढ़े होंगे, रिफ्लेक्ट भी हो जाती है ना, एब्जॉर्ब भी हो जाती है एक्सरे बीम, और बॉडी में से ट्रांसमिट भी हो जाती है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरे बीम बीइंग इनविजिबल द प्रेजेंस कैन बी, है ना, एक्सरे, एक्सरे जो होती है, बीम जो होगी बीइंग इनविजिबल, है ना, इनविजिबल होंगी, द प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय, हमें पता है एक्सरेज इनविजिबल है, अगर उनमें पता लगाना है कि एक्सरे यहाँ पे है नहीं तो फिर कैसे पता लगे। तो ऑप्शन है इफेक्ट ऑन रेडियोग्राफिक फिल्म, हम रेडियोग्राफिक फिल्म पे देख सकते हैं, बिल्कुल ये हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टीज के अंदर ये चारों चीजें लिखवाई है मैंने, पिछला लेक्चर देखोगे तो रेडियोग्राफिक फिल्म के ऊपर इफेक्ट आएगा, इमेज बनाती है। ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो लाइट निकालती है, अगर एक्सरे उस पर पड़ी और उसमें से लाइट निकली तो इसका मतलब एक्सरेज हैं। और एबिलिटी टू आयनाइज एयर, अगर आयनाइजेशन करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी आयनाइजेशन करती है एक्सरे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वहां पे एक्सरेज होगी। तो तीनों ही में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट अभी हमने पढ़ी थी एम्पियर, है ना, फिलामेंट करंट हम एम्पियर में लिखते हैं और जो ट्यूब करंट है वो मिली एम्पियर में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लाइन फोकस प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर